जैसे हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमने लगभग सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें बचे हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे, है ना। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो आज का हमारा मेन टॉपिक बनेगा वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। इनसे मिश्र धातु, एलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु का निर्माण। यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो मिश्र धातुएं बनाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो क्या होता है, क्या कारण है कि दे आर फॉर्मिंग द एलॉयज़, कि एलॉय बनाते हैं यानी मिश्र धातु बनाते हैं? तो क्या कारण है? तो वो मिश्र धातु कब बनता है? मिश्र धातु कब बनेगा? मिश्र धातु एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं। मिक्सचर होता है, एक मेटल और दूसरा भी मेटल ले सकते हो या दूसरा नॉन मेटल भी ले सकते हो। यानी एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ मिक्सचर होना या एक मेटल का एक नॉन मेटल के साथ मिक्सचर होना, मिक्स करके जो बनाता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु, यानी एलॉय बोल देंगे, है ना। समझे ना। एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ मिक्सचर होना, एक धातु बन जाएगी, उसको हम एलॉय बोल देंगे। ऐसी एक धातु होगी, दूसरी आपकी अधातु हो जाएगी, धातु अधातु को मिला देंगे, तब भी आपका एलॉय बन जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण लिखते भी रहना आप, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है ना डियर। देखो, जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनका आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। और हमने पढ़ा था डी ब्लॉक के एलिमेंट, जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट थे, चाहे वो 3D के हों या 4D के हों या 5D के या 6D के, चार सीरीज में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को डिवाइड करा था। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्वों का आकार जो होता है, हमने पढ़ा था ना, इनका आकार लगभग क्या होता है? बराबर होता है। पहले थोड़ा बहुत घटता है आगे जाने पर, है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और ग्रुप में ऊपर से नहीं जाने पर भी बढ़ता है हल्का, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो आकार लगभग क्या होता है इसमें? एक समान होता है। तो इसी में हमने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी करा था फिर, है ना। तो आकार एक समान होता है इनका, तो क्या होगा, ये क्या होता है, एक तत्व के परमाणु को हम क्या कर सकते हैं? दूसरे तत्व के परमाणु से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं? कर सकते हैं ना। जैसे वो यहाँ पर ये आपके बहुत सारे एक जैसे साइज़ के पत्थर है, एक जैसे साइज़ के पत्थर यहाँ रखे हैं, है ना, और एक जैसे साइज़ के पत्थर इधर भी रखे हैं दूसरे टाइप के। तो आप क्या कर सकते हो? इनको इंटरचेंज कर सकते हो ना, इसकी जगह इसको रख सकते हैं आप, इसकी जगह इसको रख सकते हैं आप, रख सकते हैं ना, रखते हो। तो इन दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? तो मिक्स करके हम एक यौगिक बना देंगे, उसी को हम बोलेंगे अब एलॉय, मिश्र धातु बोल देंगे। समझे ना। तो यही होता है हमारा कि जो संक्रमण धातुएँ होती हैं इनका आकार क्या होता है? लगभग एक समान होता है। तो इनका जो क्रिस्टल जालक होता है ना, तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है? एक धातु के परमाणु को दूसरे धातु के परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। यानी एक धातु का परमाणु होगा, उसको हम क्या करेंगे? दूसरे धातु का कोई परमाणु उससे विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आकार समान है ना। तो एक धातु के परमाणु को दूसरे धातु के परमाणु से विस्थापित किया जा सकता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु हमारी इसी प्रकार हमारी बन जाती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी मिश्र धातु की ये प्रॉपर्टी हो जाती है कि ये कठोर हो जाते हैं, बहुत अधिक कठोर हो जाते हैं। जैसे संक्रमण तत्व तो कठोर होते ही हैं वैसे, लेकिन मिश्र धातु और ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कठोर होंगे तो क्या होगा? इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? अपने आप कठोर होंगे तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी ना, है ना, बॉन्ड्स। तो उससे क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक क्या होगा इनका? वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा कि संक्षारण प्रतिरोधी भी ये होते हैं। संक्षारण प्रतिरोधी का मतलब वही कोरोजन होने से बच जाते हैं, है ना। कोरोजन इतनी जल्दी से आसानी से इसमें नहीं होता। जैसे मैं आपको कुछ एलॉयज़ के नाम बताता हूँ, कुछ आपको मिश्र धातु के नाम बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे कांसा, कांसा नाम सुना होगा ना, कांसा। तो कांसा आपका मिश्र धातु है। किस किस का मिश्र धातु है? इसमें एक टिन और कॉपर, ये दो धातु को मिला के हमारा कांसा बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें आप घरों में होते हैं बर्तन हमारे पीतल होगा, तो पीतल होता है आपका जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है ना। ऐसे आपका स्टेनलेस स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर होता है? ये आप Fe क्रोमियम और निकिल का मिक्सचर होता है, Fe क्रोमियम और निकिल का मिक्सचर होता है। ऐसे एक खाली वैसे स्टील होता है, जैसे स्टील के बर्तन हमारे बनते हैं, तो वो होता है हमारा फेरस यानी आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर वो होता है, ठीक है। तो ये कुछ एलॉय के आपके एग्जाम्पल भी हो गए, ठीक है ना। ठीक है, आए समझ में एलॉय क्या होता है? ओके। अब हम जो इसमें टेस्ट करेंगे, हमारा अगला है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यानी क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण? तो सबसे पहले ये जान लो कि इस परीक्षण का उपयोग हम क्लोराइड आयन, समझिए आप, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन मीन Cl नेगेटिव आयन के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट
केवल एक नंबर में भी आ सकता है कि इसका क्यों किया जाता है, तो आप सीधे सीधे तो क्लोराइड आयन के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है ना, क्लोराइड आयन के परीक्षण के लिए। तो क्या करेंगे हम, एक क्लोराइड वाली हम क्या लेंगे, हम धातु लेंगे, धातु क्लोराइड, जैसे केशियल हो गया या कोई भी ऐसा, है ना, तो धातु क्लोराइड लेंगे। तो धातु क्लोराइड को हम क्या करेंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या कहेंगे, धातु क्लोराइड को हम क्या करते हैं, धातु क्लोराइड को हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 जो ठोस होता है, और इसमें फिर दूसरा कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 डाल देते हैं। इन तीनों को एक साथ मिक्स करके फिर इसको क्या कर देते हैं, हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने के पश्चात एक नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का आपका एक अवक्षेप प्राप्त होता है हमें, है ना, जिसका हम ऑरेंज कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसका नाम, हम क्रोमिल क्लोराइड। लिखते रहना आप, जैसे मैं बता जा रहा हूँ, है ना। तो क्रोमिल क्लोराइड नाम का नारंगी रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। फिर क्या करेंगे, इस क्रोमिल क्लोराइड को, ये नारंगी रंग का जो अवक्षेप प्राप्त हो गया, इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको NaOH के विलयन में प्रवाहित करते हैं। NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में इसको प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, पीला बन जाता है, यानी पीला कलर का अवक्षेप बन जाता है, और NaCl आपका अलग हो जाता है, NaCl और H2, ठीक है। तो ये है आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। समझ में आ गया, जो मैंने बताया इसको लिख भी लेना, इसकी रिएक्शन में लिखा देता हूँ आपको, रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो रिएक्शन इसकी होती है, क्या करते हैं हम, पहले क्या करा हमने K2Cr2O7, ये ठोस रूप में था, इसमें सांद्र H2SO4 डाला है, और प्लस हमने धातु क्लोराइड डाल दिया यानी KCl डाल दिया। तो इससे क्या होगा, नारंगी कलर का क्रोमिल क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी CrO2Cl2 प्राप्त हो जाता है ना, प्लस KHSO4 ये निकलता है, और साथ में आपका H2O भी निकल जाता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, है ना, बैलेंस करेंगे, ये 6 हो जाएगा आपका, ये 4K क्या होगा बताओ, तो मैंने तो बैलेंस करा है, आप लोग वैसे कर लेना बैलेंस, इसको 2, दिस विल बी 6 एंड आई थिंक दिस इज 3 होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपके बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन लिखने के लिए आती है। तो ये क्रोमिल क्लोराइड बन गया नारंगी रंग का, ये नारंगी रंग का बन जाएगा। फिर इस क्रोमिल क्लोराइड को हम क्या करेंगे, इसी क्रोमिल क्लोराइड को हम NaOH के सॉल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं। तो क्या कहा मैंने, जो हमारा CrO2Cl2 बना है, इसको हम क्या करेंगे, सोडियम NaOH इसके विलयन में डालेंगे। तो क्या होगा हमारा, ये पीला कलर का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट जो भी है, Na2Cr O4 ये बन जाता है आपका येलो कलर का, पीला कलर का ये, ठीक है ना। और प्लस इसमें NaCl आपका बाहर निकल जाता है, प्लस H2 भी आपका बाहर निकल जाता है, ये भी ट्वाइस हो जाता है बैलेंस करने पे, तो 2 4 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण जो आपका होता है उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण विद रिएक्शन, इसको लिखने के लिए आता है, 2 नंबर में आ सकता है ना, ठीक हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मीन्स अंतराकाशी यौगिक, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अंतराकाशी मीन्स अंदर में जो स्पेस बचता है, यानी जगह बचती है, रिक्त स्थान बचता है, ठीक है ना। तो जो क्या होता है, जो हमारे संक्रमण तत्वों के जो क्रिस्टल होते हैं, ये जैसे संक्रमण तत्व है हमारा, ये संक्रमण तत्व, ये इनके क्रिस्टल मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं, ये मैंने इनकी क्या दर्शाए, क्रिस्टल दर्शाए, ठीक, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल आप देखोगे, क्रिस्टलों के बीच में यहाँ पर क्या है, आपके रिक्त स्थान बच रहा है, नहीं बच रहा है, बच रहा है ना, ये रिक्त स्थान बच जा रहा है, यानी जो संक्रमण धातुओं के जो क्रिस्टल, जालक के जो क्रिस्टल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड, यानी अंतराकाश इसको बोला जाता है। तो इस अंतराकाश में क्या होगा, अगर कोई छोटे अधातु के परमाणु होते हैं, छोटे अधातु के परमाणु, यानी समझे ना आप, जो हमारे क्या होते हैं, छोटे अधातु के परमाणु जो होते हैं, जैसे कार्बन के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, है ना, और बोरॉन के हो गए, है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये छोटे परमाणु आते हैं। तो इनके परमाणु क्या हो जाते हैं, इनके बीच में घुस जाते हैं ऐसे, ये घुस गए, जैसे ब्लैक कलर के दिखा रखे। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे
जो छोटे अधातु के जो परमाणु हैं वो इनके बीच में आकर इनके अंतराकाश में यानी इनके जो रिक्त स्थान बचा है यहाँ पर वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से नए यौगिकों का निर्माण हो जाएगा। नया बन गया ना अब। तो इन्हीं नए यौगिकों को हम बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। क्लियर, आगे समझ बात। इन्हीं को हम बोलेंगे अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। क्लियर है। हाँ, तो क्या कहा मैंने, एक बार और समझ लें आप। अंतराकाशी यौगिक किन्हें कहेंगे? जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके क्रिस्टल के जो जालक होते हैं उनमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उन्हें हम अंतराकाश कहते हैं। और उन अंतराकाश में क्या होता है, जो अधातु के परमाणु, छोटे अधातु के जो परमाणु होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये उनकी जगह वहाँ पर ले लेते हैं, अपनी उन रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं, जिस कारण से नए यौगिकों का निर्माण होता है। उन्हें क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। समझ में आई बात? क्या कहेंगे ना, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अच्छा, अंतराकाशी यौगिक, अब नए यौगिक बन गए ना, तो नए यौगिक बनेंगे तो क्या क्या इनका वो हो जाएगा, बता सकते हैं आप? एक तो ये कठोर हो जाते हैं, बहुत सारे कठोरता बढ़ जाएगी, कठोरता बढ़ जाएगी अंतराकाशी यौगिक की। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, इनका गलनांक उतनांक बढ़ जाएगा। तीसरा, ये विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? ज़्यादातर विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जैसे टाइटेनियम कार्बाइड TiC, ये इसका एग्जाम्पल है ना। दूसरा फेरिक हाइड्राइड Fe3H, है ना। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हमने बताए आपको। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने? अंतराकाशी यौगिक पढ़ा हमने, एलॉय फॉर्मेशन पढ़ा और क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पढ़ा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर अपने साथियों को भी प्रेरित कीजिए। मिशन स्कूल परिवार आप सभी के लिए सेवा में हाजिर है। आप सभी छात्रों के लिए, हम सभी छात्रों का हित चाहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी को शुभकामनाएं आने वाले आपके भविष्य की, और आशा करता हूं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।